हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी और आज हम देख लेंगे फिस्कल पॉलिसी। तो इस सेशन को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और सेशन पूरा देखिए ताकि आपको कम्प्लीटली अंडरस्टैंडिंग मिले। एक आप अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वीडियो देख रहे हैं, अगर थ्योरेटिकल के लिए देख रहे होते तो आप कहीं से भी नोट्स लेके पढ़ सकते थे। तो रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं फिस्कल पॉलिसी के। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए। ये थ्योरेटिकल पर्पस के लिए है, लेकिन हम समझेंगे कि फिस्कल पॉलिसी आखिर होता क्या है। तो उसको समझने के लिए हमको बजट को समझना पड़ेगा, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी पूरा बजट पर ही आधारित होती है। तो चलिए बजट को हम देखते हैं। देखिए, जब हमारा बजट पेश होता है ना, तो उसमें दो तरीके का बजट होता है। एक होता है रेवेन्यू बजट और एक होता है कैपिटल बजट। उसके बाद रेवेन्यू बजट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वहीं कैपिटल बजट को भी इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिवाइड किया जाता है। फिर फर्दर हम कैपिटल रिसिप्ट्स को डेब्ट क्रिएटिंग और नॉन डेब्ट क्रिएटिंग में डिवाइड करते हैं। देखिए, बजट में क्या होता है, हम ये दिखाते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की एक फ्रेमवर्क में कि हम एक साल में कितना खर्चा करेंगे, हम क्या अचीव करना चाहते हैं और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो होता है ये सब हम बजट में पेश करते हैं, हम मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर। ये एक स्ट्रक्चर है बजट का, इसको आप याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे तो आपको चीज़ों को समझने में आसानी होगी। पहले मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। सपोज़ करिए कि आप एक बैंक पीओ हैं और आपकी मंथली इनकम है 40,000। और अब आप सोच रहे हैं कि अब तो मेरी सरकारी जॉब लग गई है, अब मैं अपनी ड्रीम बाइक खरीदूंगा। और आपकी ड्रीम बाइक कौन सी है? आपकी ड्रीम बाइक है ड्यूक 200। तो मतलब सैलरी आपकी है 40,000, लेकिन आपका सपना है 2 लाख का। तो अब आप क्या करेंगे? आप देखते हैं कि आपकी जो रेवेन्यू है, मतलब कि सैलरी है, यही सैलरी आपकी रेवेन्यू है, वो है आपकी 40,000। लेकिन अभी भी आप कितना शॉर्ट हो? 1,60,000। तो अब आप क्या करोगे? आपने क्या किया, आपने 60,000 जो है उधार ले लिया अपने पापा से। फिर अभी भी आप देख रहे हो उधार लेने के बाद भी मेरे पास अभी भी 1 लाख की कमी है। तो अब आप क्या करोगे इस केस में? आपने देखा कि आपके पास एक सोने की चेन है, आपने उसको बेच दिया 1 लाख में। अब आपके पास हो गया टोटल 2 लाख, आपने वो जाके बाइक खरीद ली। तो इसमें क्या हुआ? 40,000 आपकी इनकम थी, ये आपका रेवेन्यू था। फिर आपने उधार लिया अपने पापा से और अपनी गोल्ड चेन बेची। गोल्ड चेन आपका एसेट था, उसको आपने बेचा और उधार लिया। ये दोनों क्या है? एसेट और उधार आपका कैपिटल है। तो ये था हमारा बेसिक तौर पे। अब हम इसको कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं बेसिक, तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है। देखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? गवर्नमेंट की लायबिलिटी भी नहीं है ये, और ये गवर्नमेंट का एसेट भी रिड्यूस नहीं करती है। तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। इट इज़ नाइदर लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट नॉर रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। इसको जनरेट करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है टैक्स रेवेन्यू। नाम से ही पता चल रहा है नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू में कि नॉन टैक्स रेवेन्यू में आप टैक्स से जो इनकम जनरेट नहीं करते हो उसको कहते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। वहीं जब आप टैक्स से इनकम जनरेट करते हो तो उसको कहते हैं टैक्स रेवेन्यू। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है? डिविडेंड आता है आपका, इंटरेस्ट आता है, ग्रांट आता है, फीस आता है। डिविडेंड क्या होता है वो आपका? देखिए, किसी भी कंपनी में, ये चलिए एग्जांपल के तौर पे आप समझिए कि कोई बैंक है, मान लीजिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, उसमें गवर्नमेंट का जो शेयर है वो है 89%। तो अब जब बैंक का प्रॉफिट होगा तो जितना भी उसका प्रॉफिट होगा उसका जो 89% शेयर होगा वो किसके पास जाएगा? वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू हो गया। अब इंटरेस्ट क्या होता है? जब गवर्नमेंट किसी को लोन देती है, किसी गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट में को या फिर किसी बाहर के नेशन को, जब बैंक लोन, इंडिया हमारा गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट लोन देती है तो क्या होता है उस पर उनको जब वापस करेंगे पैसे, जिसको भी लोन दिया उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट जो होता है वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। फिर ग्रांट मतलब क्या हुआ? ग्रांट मतलब ऐसा पैसा जो आपको बाहर से मिल रहा है, आपको वापस नहीं करना है। जैसे कोरोना के केस में इंडिया को बहुत सारा ग्रांट मिला है, वर्ल्ड बैंक ने दिया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है, साथ ही साथ
यूएस ने भी दिया है। तो ये सब है ग्रांट, ये लोन नहीं है, ग्रांट है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पैसा वापस नहीं करना है। फिर आता है हमारा फ़ीस। फ़ीस से कैसे गवर्नमेंट जनरेट करता है? गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, इन सब से गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। अगर आपको ये सब गवर्नमेंट की सर्विसेज चाहिए होती है तो कुछ शुल्क होता है, कुछ चार्ज होता है, उसको कहते हैं हम फीस। इससे भी गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करता है। ये थी हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात। अब इसमें ये तो हो गया नॉन टैक्स रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में। अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स दो तरीके से आता है, मतलब कि टैक्स रेवेन्यू दो तरीके से आता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में होता है आपका इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स। इनकम टैक्स मतलब जो आपकी इनकम पे पड़ रहा है, कॉरपोरेशन टैक्स मतलब जो कंपनी अपना टैक्स दे रही है उसको कहते हैं कॉरपोरेशन टैक्स। अच्छा ये समझिए, जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, वो आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब कि अगर आप पीओ हो, आपकी सैलरी है 40,000, आपको टैक्स पड़ रहा है तो वो आपको ही टैक्स देना है। ये नहीं कि इनकम आपकी हो रही है और टैक्स आपके बिहाफ पे आपके पापा देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो कमा रहा है टैक्स भी उसी के ऊपर लगेगा, उसकी इनकम से ही जाएगा। ये होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है आपका जीएसटी। मतलब कोई मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बना रहा है जैसे बिस्किट, नमकीन, तो उस पर भी टैक्स लगता है। लेकिन टैक्स लगेगा तो क्या होगा? वो मैन्युफैक्चर का टैक्स होता है, मैन्युफैक्चरर का टैक्स उस पर लग रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली आपको देना पड़ता है। आप पे नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी आप पे कर रहे हो ना, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स। ये था हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिसिप्ट के बारे में। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद मैं इसलिए कैपिटल रिसिप्ट पे आया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? नाइदर लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट। कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा? ठीक इसका उल्टा। इट क्रिएट्स लायबिलिटी और रिड्यूस द एसेट ऑफ गवर्नमेंट। दो तरीके से ये होता है, डेप्ट क्रिएटिंग और नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। डेप्ट क्रिएटिंग मतलब कि अगर आप बोरो कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ लोन, किसी कंट्री से, दूसरे कंट्री से, या किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप लोन ले रहे हो, या फिर आप अपने ही कंट्री में पीपीएफ स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पब्लिक अपना पैसा जमा करती है, उससे आप लोन ले रहे हो, तो वो हो गया डेप्ट क्रिएटिंग। डेप्ट क्रिएटिंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप बोरो कर रहे हो, ये आपकी इनकम नहीं है, ये पैसा आपको वापस करना पड़ेगा, ये आपकी लायबिलिटी है, इसलिए इसको डेप्ट क्रिएटिंग कहते हैं। फिर होता है एक नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। नॉन डेप्ट क्रिएटिंग मतलब ये पैसा आप बोरो नहीं कर रहे हो, ये आप जनरेट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? जैसे गवर्नमेंट ने आईडीबीआई बैंक में अपना स्टेक सेल कर दिया, 60% स्टेक था, अब गवर्नमेंट ने मान लीजिए 10% सेल कर दिया, तो जो 10% सेल करके उसके पास रेवेन्यू आया वो उसका इनकम है, वो उसका खुद का इनकम है, वो किसी को वापस नहीं करना है। इसको हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये है नॉन डेप्ट क्रिएटिंग। ये था हमारा कैपिटल रिसिप्ट। नेक्स्ट है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है? इट नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूस द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए कोई भी ऐसा एसेट नहीं बना रहा है ये जिससे इनकम जनरेट हो, ना ही ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी को कम कर रहा है, और ये रिकरिंग इन नेचर होता है, मतलब ये टाइम टू टाइम होता रहता है। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे सैलरी, गवर्नमेंट सैलरी पे करती है टाइम टू टाइम, लेकिन इससे कुछ एसेट नहीं हो रहा है, ना ही ये आपकी लायबिलिटी को कम कर रही है, तो सैलरी। सब्सिडी हो गई, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एलपीजी कनेक्शन पे, उसका कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है क्या गवर्नमेंट के लिए? नहीं, तो इसलिए सब्सिडी। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन लोन। गवर्नमेंट लोन लेती है, उसका इंटरेस्ट भी यहीं से देती है, उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके साथ है मनी स्पेंट ऑन सोशल सर्विस। जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है, जैसे उज्ज्वला योजना लेके आई, तो गवर्नमेंट का उसमें ना कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही लायबिलिटी, इसलिए। फिर है ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड अदर नेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दूसरे नेशंस को, दूसरे स्टेट्स को अपने ही नेशन के लोन देती है। लोन नहीं, मतलब ग्रांट देती है, मतलब वो पैसा देती है उसको वापस नहीं लेती है, उसको कह दिया हमने यहाँ पे ग्रांट, तो वो भी भारत सरकार का पैसा जा रहा है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? ठीक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का उल्टा। ये एसेट क्रिएट करता है आपके लिए और लाइबिलिटी को घटाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है आपका डिफेंस। जी हाँ, डिफेंस। डिफेंस में अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है तो वो आपका एसेट क्रिएट कर रहा है। एसेट कैसे क्रिएट कर रहा है? वो आपका मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है, आपको एक स्ट्रॉन्ग नेशन बना रहा है।
इसलिए डिफेंस में जितना भी खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। वही कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड हाईवेज़, ये इसलिए है क्योंकि अगर आप रोड्स बना रहे हो, हाईवेज़ बना रहे हो, तो आपके व्हीकल्स चलेंगे उस पर, पब्लिक के व्हीकल्स चलेंगे, आप उस पर टोल सेटअप करोगे, टोल लगेगा, टोल से गवर्नमेंट का इनकम जनरेट होगा, उससे गवर्नमेंट अपने लोन चुकाती है। वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स को भी लोन देती है, उस पर इंटरेस्ट लेती है, वो भी आपका इसमें आएगा। तो ये था हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार आप इसको एक दो बार अगर ढंग ढंग से देख लेंगे ना कंसंट्रेशन के साथ, तो ये आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेट ऑफ डेटा इन यूनियन बजट। देखिए, कोई भी यूनियन बजट हमारा होता है तो उसमें 3 साल का डेटा होता है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, एक बजट में कितने साल का डेटा होता है, तो इसका जवाब है 3 साल का। वो कैसे, मान लीजिए निर्मला सीतारमन ने इस साल, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट प्रेजेंट किया 2020-21 का, तो उस बजट में उन्होंने बताया कि कहाँ किस सेक्टर में कितना गवर्नमेंट खर्चा करेगी, कैसे क्या अचीव करना चाहती है, वो सब आएगा उसमें, उसको हम कहते हैं बजट एस्टीमेट। तो बजट में उन्होंने प्रेजेंट किया पहले 2020-21 का सारा बजट एस्टीमेट। इसके साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, पिछले साल का यानी कि 2019 और 20 का प्रोविजनल एस्टीमेट बताएंगी। प्रोविजनल एस्टीमेट क्यों कहते हैं हम इसको, क्योंकि बजट जो होता है वो ख़त्म कब होता है, मार्च में। कब से कब तक उसका टेन्योर होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो मतलब कि 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर है, जो भी आप बजट पेश कर रहे हो वो कब तक अचीव करने के लिए आप कह रहे हो, 31 मार्च तक। तो प्रोविजनल एस्टीमेट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आप फेब्रवरी में प्रेजेंट कर रहे हो बजट, और फेब्रवरी तक जितना अचीव किया और जितना अचीव करने की उम्मीद है 1 महीने में, वो बताया जाता है इसमें प्रोविजनल एस्टीमेट में, पिछले साल के बजट का। आज बजट प्रेजेंट कर रहे हैं इस साल का, तो पिछले साल के जो बजट थे उसमें क्या आपने अचीव किया है और क्या करने का आप अनुमान लगा रहे हो 1 महीने में, और वो इसमें बताते हैं इस डेटा में। इसके साथ ही साथ 2018-19 का बताएंगी वो, कि क्या हम अचीव कर चुके हैं, वो एक्चुअल फिगर होता है एक्चुअली, इसलिए उसको कहते हैं हम एक्चुअल डेटा। तो 3 तरीके का डेटा दिखाया जाता है यूनियन बजट में, बजट एस्टीमेट, प्रोविजनल एस्टीमेट और एक्चुअल डेटा। ये हो गया हमारा सेट ऑफ डेटा इन यूनियन बजट। फिर अब नेक्स्ट हमारी बात आती है कि यूनियन बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। देखिए, यूनियन बजट को प्रिपेयर करने के लिए ना 2 अप्रोच होते हैं, एक होता है टॉप डाउन अप्रोच, वहीं दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। तो जैसे कि नाम में ही है टॉप डाउन अप्रोच, मतलब कि ऊपर कौन है, सबसे ऊपर फाइनेंस मिनिस्टर, वो बजट बना देते हैं, उसके बाद नीचे उनके जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, उन सबसे फीडबैक लिया जाता है। तो इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, ठीक इसका उल्टा, नीचे के जितने लोग होते हैं वो अपने सारे पॉइंट्स कंबाइन करके दे देते हैं बजट के फॉर्म में टू द मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, और वो उसमें से बेस्ट पॉइंट पिक करते हैं और बजट प्रिपेयर हो जाता है। इंडिया में बॉटम अप अप्रोच चला आ रहा है 2013 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ फंड्स। ये हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, फंड 3 तरह के होते हैं, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड, एक होता है कंटिजेंसी फंड, एक होता है पब्लिक अकाउंट। अब एक एक करके हम इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड फंड की। पहले तो बता दूं कि ये अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 266 पार्ट 1 ये फंड बनाया गया है। ये इंडिया का मेन फंड होता है। मेन फंड इसलिए, गवर्नमेंट अपने जितने भी खर्चे करती है, जितने भी नीड वांट डिज़ायर होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब यहीं इसी फंड को यूज़ करके अचीव किए जाते हैं। लेकिन 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 इस फंड को यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अप्रूवल कहाँ से, पार्लियामेंट से, ठीक है। तो पार्लियामेंट से अप्रूवल कैसे मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं हमारे, वो एक प्रॉपर प्रपोज़ल बनाते हैं कि हम इस स्कीम में इतना पैसा डालना चाहते हैं, उससे हम इस बेनिफिट की आशा कर रहे हैं, उसके लिए हम ये करेंगे। तो एक प्रॉपर प्रपोज़ल बनाया, वो पार्लियामेंट में गया, पार्लियामेंट में वोटिंग हुई, वोटिंग मेजॉरिटी में हुई, तो बिल हो गया पास। ज़्यादातर ये बिल पास हो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मनी बिल होता है ये, और ये लोकसभा में जाता है, और लोकसभा में हमेशा रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी रहती है। राज्यसभा में ये इसलिए नहीं जाता क्योंकि वहाँ मेजॉरिटी नहीं होती है रूलिंग पार्टी की,
और ऑपोजिशन पार्टी ने अगर उसमें रोड़ा डाल दिया तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा और बजट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा, जितने भी वो स्कीम्स सोच रहे हैं लाने की, इस वजह से। तो एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, पहले हमारा बजट आता था लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, लेकिन अब आता है हमारा बजट फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। ऐसा क्यों है आपको पता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर को जो मनी बिल बनाना पड़ता है, उसका प्रपोजल बनाना पड़ता है, फिर वो पार्लियामेंट में जाता है, वहाँ से पास होता है और 1 अप्रैल से हमको बजट को इम्प्लीमेंट करना होता है। लेकिन जब लास्ट वर्किंग डे फरवरी को होता था तो फिर सिर्फ 1 महीना बचता था फाइनेंस मिनिस्टर के पास, गवर्नमेंट के पास, ये सारा प्रपोजल करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्किंग डे पे शिफ्ट कर दिया तो इसको, गवर्नमेंट को अपने को टाइम मिल गया 2 महीने पास करने के लिए, ताकि 1 अप्रैल से जब ये बजट इम्प्लीमेंट हो तो सब कुछ टाइम से इम्प्लीमेंट हो पाए। पहले अगर 1 ही महीना मिलता था तो पास होने में ही टाइम लग जाता था ये सब बिल। तो इसकी वजह से जो ये सब स्कीम्स होती थी ना बजट में, वो डिले हो जाती थी, ये रीज़न था। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड में पैसा आता कहाँ से? ये बेसिकली आता है रेवेन्यू, कैपिटल और इंटरेस्ट को मिला के। रेवेन्यू दोनों आपका, रिसिप्ट भी एक्सपेंडिचर भी सिमिलर, कैपिटल का रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने जो लोन दिया है उससे जो इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आप यूपीएससी लेवल पे जाएंगे ना तो इसमें आप देखेंगे रेवेन्यू प्लस कैपिटल प्लस इंटरेस्ट तो रहेगा ही, लेकिन इसमें से माइनस कर देते हैं पब्लिक अकाउंट, जो आपका कहाँ आता है पब्लिक अकाउंट? पब्लिक अकाउंट आपका आता है, ये आप देख रहे हैं ना, कैपिटल रिसिप्ट, इसमें है डेब्ट क्रिएटिंग में पीपीएफ, स्मॉल सेविंग स्कीम, ये जो होता है ना ये पब्लिक अकाउंट में आता है। इसको यूपीएससी लेवल पे आप जाओगे तो आपको फॉर्मूला में मिलेगा, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, लेकिन बैंकिंग में ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इतना आप जान लो। तो कंसोलिडेटेड फंड में कहाँ से पैसा आता है? रेवेन्यू, कैपिटल और इंटरेस्ट से, और इसको यूज़ करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए होता है अप्रूवल पार्लियामेंट का। लेकिन ऐसा हो अगर कि गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़े किसी इमरजेंसी की सिचुएशन में और पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो गया और अगले पार्लियामेंट सेशन में टाइम हो, तो इस केस में क्या होगा? इस केस के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 267 पार्ट 1 के तहत कंटिजेंसी फंड। कंटिजेंसी फंड हमारे आर्टिकल 261 पार्ट 1 में बनाया गया है। वो इसलिए कि मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन ख़त्म हो गया, दूसरे पार्लियामेंट के सेशन में अभी टाइम है, और अचानक से कोई आपदा आ गई और आपको बजट चाहिए, आपको खर्चा करना है, आपको स्पेंडिंग करनी है, ज़रूरत है, तो आपके पास पैसा कहाँ आएगा, कहाँ से आएगा? वो इस फंड से आएगा। तो इस फंड को बनाया गया है, लेकिन पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं मिलेगी तो ऐसा नहीं है कि इसमें अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी अप्रूवल की ज़रूरत है। इसमें भी फाइनेंस मिनिस्टर को बनाना पड़ेगा बिल। वो बिल कहाँ जाएगा? वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करेंगे, तब आप वो फंड यूज़ कर पाओगे। और इस फंड में गवर्नमेंट के पास हमेशा कम से कम 500 करोड़ मेंटेन करना ही करना है हमेशा। सपोज़ करिए 500 करोड़ है, कोई आपदा आई, पार्लियामेंट सेशन नहीं है, प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दिया, इसमें से आपने खर्चा किया 200 करोड़, 300 करोड़ बचा, 200 करोड़ हो गया आपका खर्चा। तो अब 200 करोड़ कहाँ से आएगा? क्योंकि 500 करोड़ तो मिनिमम रहना ही रहना है। तो जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा तो 200 करोड़ जो है कंसोलिडेटेड फंड में से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा कंटिजेंसी फंड में। लेकिन अगर ऐसा हो कि 500 करोड़ पूरा खर्च हो जाए और अभी भी ज़रूरत हो खर्च करने की, पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, तो फिर क्या होगा? तो गवर्नमेंट कुछ स्पेशल फ़ंड क्रिएट करेगी और डोनेशन के थ्रू उसमें पैसा इंजेक्ट करेगी और वो स्पेंड करेगी ज़रूरत अनुसार, ये होता है। तो आई होप आपको कंटिजेंसी फंड भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड है हमारा पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट क्यों बनाए? इट इज़ मेंशनड इन प्रोविजन ऑफ, अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 266 पार्ट 2। पब्लिक अकाउंट का मतलब क्या है? ये पब्लिक का पैसा होता है, सीधी बात है। पब्लिक अपना पैसा कहाँ जमा करती है? पीएफ में, पीपीएफ में, स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स में, जैसे कि आपका क्या हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, नेशनल सेविंग स्कीम हो गई, इसमें पब्लिक अपना पैसा जमा करती है। इन सब में से भी गवर्नमेंट जो है लोन लेता है, लेकिन ये गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है, गवर्नमेंट का अपना पैसा नहीं है, गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि इसी अकाउंट में से सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी पे की जाती है। ध्यान रखिए, इंटरेस्टिंग है ना।
सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी इसी अकाउंट में से पे होती ही है। गवर्नमेंट यहाँ से लोन तो लेती है, लेकिन वो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट के साथ वो पैसा वापस करना पड़ेगा। ये होता है हमारा पब्लिक अकाउंट। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इज़ एक्चुअली मेयरली एक्टिंग एज अ बैंकर। ओके, ये था हमारा पब्लिक अकाउंट। नाउ टाइप्स ऑफ फंड्स के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ डेफिसिट। देखिए, किसी भी कंट्री का जब भी बजट प्रिपेयर होता है ना, वो हमेशा डेफिसिट में ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर कहीं, आप कहीं भी जाओ वर्ल्ड के किसी भी कोने में, हर कंट्री की एक्सपेंडिचर्स उसकी इनकम से ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए सबका बजट डेफिसिट में ही जाता है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है? जब बजट बनाते हैं ना, तो फाइनेंस मिनिस्टर बजट डेफिसिट भी प्रिपेयर करते हैं। मतलब नुकसान कितना होता है अनुमानित तौर पे वो भी कैलकुलेट किया जाता है कि कितना नुकसान होने की आशंका है। इसको हम कहते हैं बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। ये आपका आ गया बजट डेफिसिट। नेक्स्ट है हमारा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट को आप यूपीएससी के केस में ऐड करते हो, वरना नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखिए। तो इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट क्यों आता है, ये आप ध्यान दीजिए। इसमें कैपिटल रिसिप्ट क्यों नहीं आता है? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारे पर्टिकुलर नेशन का होता है, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर कितना किया, ठीक है, माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट हमारी खुद की इनकम है, प्लस डिसइन्वेस्टमेंट हमारी खुद की इनकम है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट हमारी खुद की इनकम नहीं है। इनकम तो हमारी है, लेकिन हमने बोरो किया है उसको, हमको उसको वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी है, इसलिए हम उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। इसलिए रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस डिसइन्वेस्टमेंट ही हम इनकम में ऐड करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, समझ गए ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब गवर्नमेंट ने किसी से, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक से लोन लिया 2000 करोड़ का, उसमें आपको इंटरेस्ट लगा 500 करोड़ का, तो फिस्कल डेफिसिट में से आप इंटरेस्ट कर दोगे माइनस। फिस्कल डेफिसिट सपोज करो आपका आया 4000 करोड़, इंटरेस्ट आपको कितना देना है? 500 करोड़, तो आप इसमें से कर दोगे माइनस। कितना आएगा? 4500 करोड़। 3500 करोड़ नहीं आएगा, 4500 करोड़ आएगा। पूछो कैसे आएगा? वो ऐसे आएगा क्योंकि फिस्कल डेफिसिट तो पहले से आपका माइनस में है, नेगेटिव में है। तो -4000 करोड़ प्लस 500 करोड़ करोगे तो कितना आएगा? माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस आएगा आपका डेफिसिट में 4500 करोड़। ठीक है। फिर है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तो बहुत सिंपल है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट कर दो, आपका आ गया रेवेन्यू डेफिसिट। फिर आता है हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अच्छा, ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। इसको हम निकालते हैं रेवेन्यू डेफिसिट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? जो हम कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। जैसे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट ग्रांट देती है दूसरे नेशंस को या स्टेट्स को, और वो दूसरे नेशन या स्टेट उसको एसेट की तरह यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश को दिया ग्रांट 500 करोड़ का, ठीक है, रोड बनाने के लिए। तो आंध्रा ने उससे रोड बनाई, उस पर टोल सेटअप कर दिया हाईवेज़ पे, उससे वो इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो ग्रांट दिया गवर्नमेंट ने, लेकिन एसेट की तरह उसको यूज़ कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। तो ये गवर्नमेंट का क्या हो गया? घाटा हुआ, यहाँ डेफिसिट हुआ। इसलिए इस एक्सपेंडिचर को हम इसमें से माइनस कर देंगे। ये हो गया हमारा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ नेक्स्ट है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट। ये भी सिंपल है, टोटल इंपोर्ट माइनस टोटल एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट निकल आएगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली 3 टाइप की फिस्कल पॉलिसी होती है, न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी एंड एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। अब इसको एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी। न्यूट्रल फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है ना, वो गवर्नमेंट के रिसिप्ट के इक्वल होती है। अब आप सोचेंगे क्या ऐसा हो सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इनकम के बराबर हो जाए। हमेशा क्या होता है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग गवर्नमेंट की इनकम से ज़्यादा होती है। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, तो थ्योरी के लिए इसको पढ़ लीजिए बस। फिर सेकंड है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होता है?
जब हमारे देश में इन्फ्लेशन आया होता है तो आरबीआई आपका क्या करता है? इन्फ्लेशन आता है तो आरबीआई रेपो रेट इंक्रीज़ कर देता है ताकि मनी सप्लाई कम हो जाए। सिमिलरली गवर्नमेंट भी इन्फ्लेशन के केस में इन्फ्लेशन कम करने की कोशिश करता है। कैसे करता है? गवर्नमेंट जो करता है अपना इकोनॉमी को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेंडिंग जो होती है ना गवर्नमेंट की, वो कम हो जाती है इनकम से। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपनी स्पेंडिंग कम कर देगा जिससे कि मनी सप्लाई कम हो जाए। वो कैसे होगा? गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स होती हैं जिससे वो पैसा इन्वेस्ट करता है, जैसे कि मुद्रा योजना जिसमें आप 10 लाख तक का लोन ले सकते हो, ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट कर देता है बंद ताकि लोगों के हाथ में पैसा ना जाए। और टैक्स रेट क्या करता है, बढ़ा देता है। सपोज़ करिए पहले आपके ऊपर लग रहा था 5 लाख पे टैक्स, ठीक है, 5 लाख की इनकम है आपकी तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगेगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर आप 4 लाख से ज़्यादा इनकम है तो आपको टैक्स पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, हाथ में पैसा कम होता है पब्लिक के और मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मनी फ्लो कम होता है। मनी फ्लो कम होगा तो ऑटोमेटिकली लोगों के हाथ में पैसा कम है तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी तो सप्लाई सफिशिएंट होगी पब्लिक नीड्स पूरी करने के लिए। जब सप्लाई सफिशिएंट होगी तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे क्योंकि इतनी डिमांड नहीं है तो प्राइस ऑटोमेटिकली डाउन होंगे ना। इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट स्टेबिलिटी ले आएगा इकोनॉमी में। ये होता है हमारा कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। जब भी महंगाई आती है तो ये पॉलिसी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है इन्फ्लेशन के केस में ताकि वो स्टेबिलिटी ला सके। तो देख रहे हैं ना आप, मॉनेटरी पॉलिसी भी वही काम कर रही है, फिस्कल पॉलिसी भी वही काम कर रही है, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग हैं। वहीं एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी किस केस में आती है, इम्प्लीमेंट की जाती है जब इकोनॉमी रिसेशन के टाइम से गुजर रही हो। इस केस में पता है क्या होता है, गवर्नमेंट इकोनॉमी को एक्सपैंड करने की कोशिश करती है। कैसे करती है, क्यों करती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग हो रही होती है ना उस टाइम पे वो होती है ज़्यादा और इनकम होती है कम। तो क्या होता है, रिसेशन आ जाता है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट, ये आपका यह पॉइंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज़ मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट। मनी सप्लाई इज़ इंक्रीज्ड, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा देती है बिना किसी सिक्योरिटी के। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, पीएम मुद्रा योजना 10 लाख तक का आपको लोन दे देगा। पीएम आवास योजना 2.5 लाख तक का आपको लोन दे देगा। सिक्योरिटी आपसे कुछ भी नहीं ले रहा है, आपके हाथ में पैसा है, आप उससे कहीं अच्छी जगह पे लगाओ, डेवलपमेंट होगा कंट्री से और मनी सप्लाई क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है गवर्नमेंट अपना और रिडक्शन कर देता है टैक्स रेट में। जहाँ पहले 4 लाख के पे आपको टैक्स पड़ रहा था वहाँ पर आपको 5 लाख के ऊपर पड़ेगा, यानी कि 1 लाख का आपको हाथ में मिल गया है और स्पेंड करने के लिए। जब आपके हाथ में पैसा आएगा तो आप उसको खर्च करोगे तो मार्केट में पैसा जाएगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो क्या होगा, अपना डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, इकोनॉमी ऊपर जाएगी। सिंपल सी बात है ना। टैक्स रेट भी कम कर देगा गवर्नमेंट तो पैसा आपके हाथ में बचेगा कि नहीं बचेगा। पैसा बढ़ेगा तो आपके पास पैसा रहेगा, आप पैसा खर्च करोगे कि नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। आप पैसा खर्च करोगे तो मनी फ्लो जाहिर सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मनी फ्लो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है इकोनॉमी ऊपर आएगी। ये है हमारा एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देख रहे हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी में कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों बेसिकली सेम काम करती हैं, थोड़ा डिफरेंट अप्रोच अपना के बस। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसीज़। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ बजट। तो टाइप्स ऑफ बजट में क्या है, 6 तरीके के बजट होते हैं। पहला होता है डेफिसिट बजट, मतलब एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और इनकम कम है। सिंपल, एक्सपेंडिचर इज़ ग्रेटर देन रिसिप्ट्स। हर तरीके की गवर्नमेंट, मतलब कि वर्ल्ड में कोई भी गवर्नमेंट हो, सब जगह डेफिसिट बजट ही रहता है, ठीक है। फिर है सरप्लस बजट, मतलब क्या होता है, इसमें रिसिप्ट ज़्यादा होती है एक्सपेंडिचर से। ऐसा कहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। दिस इज़ जस्ट अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। फिर है बैलेंस बजट, आपके एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू बराबर हो। ऐसा भी कहीं नहीं होता, ये भी एक मिथ है, फॉल्स है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। देन जेंडर बजट। जेंडर बजट क्या कहता है, देखिए जेंडर बजट जो होता है ना, वो उसको कहा जाता है उस बजट को जिस बजट में आप स्पेशल प्रोविजंस लेके आते हो ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जैसे कि इंडिया के केस में 2013 में आया था निर्भया फंड बजट में 1000 करोड़ का। वहीं पे आया था पार्लियामेंट में 33% वुमेन के रिजर्वेशन के लिए। तो मतलब जिस भी बजट में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कुछ हो बढ़िया, तो उसको हम कहते हैं जेंडर बजट।
ये एक्चुअली टाइम टू टाइम सरकारें लाती रहती हैं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सारे वर्ल्ड में। इसके बाद है ज़ीरो बेस बजट। एक्चुअली ज़ीरो बेस बजट क्या होता है ना, जब आप पुरानी लाइबिलिटीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर दो, उसको ज़ीरो बेस बजट कहते हैं। लेकिन कंट्री के केस में ये कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट के केस में हो सकता है। अब कंट्री के केस में क्यों नहीं हो सकता, मैं आपको इसका एग्जांपल देख के समझाता हूँ। सपोज़ क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक स्कीम लाई थी, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जो कि 2008 में पूरी होनी थी। इसमें क्या होना था, 4 महानगरों को कनेक्ट करना था, लेकिन वो स्कीम आज तक पूरी नहीं हुई और 2020 में आते आते भी वो पूरी नहीं हुई है, बल्कि मोदी जी ने उसमें कुछ ऐड ऑन कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो 2008 में स्कीम पूरी होनी थी उसमें पैसा आज भी जा रहा है। तो उस 2008 की स्कीम का देख रहे हो आप, पैसा 2020 के बजट से जा रहा है, तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी तो बढ़ ही रही है। कहाँ से आपका एक्सपेंडिचर कम होगा, बढ़ेगा ही। इसलिए ज़ीरो बेस बजट इज़ नॉट पॉसिबल इंडिया के केस में, क्या किसी भी नेशन के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर है हमारा छठा, आउटकम बजट। आउटकम बजट क्या होता है, जब भी बजट आता है उससे एक दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट आती है जिसको कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे में जो गवर्नमेंट होती है ना, अपने पिछले बजट के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करती है उसको हम कहते हैं आउटकम बजट। इंडिया में 2005 से डेफिसिट बजट प्लस आउटकम बजट आ रहा है, ठीक है। ये था इंडिया का केस। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। एक तो बजट का जो है ना प्रेजेंटेशन फर्स्ट वर्किंग डे को होने लगा है, फरवरी को, ये याद रखिए, क्योंकि आपको बहुत सारी बुक्स में मिलेगा, स्टैटिक जीके है कि लास्ट वर्किंग डे को होता है। हाँ, लास्ट वर्किंग डे को ही प्रेजेंट होता था, लेकिन अब फर्स्ट वर्किंग डे को होने लगा है। और बजट का जो मेन असली नाम है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 में दिया गया है ये भी याद रखिए। उसके बाद इंडिया का पहला बजट जो था वो किसने प्रेजेंट किया था, जेम्स विल्सन ने। कब किया था, 1860 में। इंडिया का फाइनेंशियल ईयर पहले होता था 1 मई से 31 जून, ये चेंज हुआ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। कब हुआ, 1867 में। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट किसने प्रेजेंट किया था, R.K. शनमुखम शेट्टी ने किया था ऑन 26 नवंबर 1947। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज फर्स्ट इंटरिम बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय C.D. देशमुख। तो ये कुछ स्टैटिक जीके थी हमारी। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज के सेशन में बस इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये तो आप अपने यूपीएससी वाले दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उनके लिए भी ज़रूरी है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर अच्छा लग रहा है वीडियो सेशन, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आप बिल्कुल नोटिफिकेशंस मिस ना करें। और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप फीडबैक दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस करने हो तो भी आप फीडबैक दीजिए, कमेंट में पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वेल, आज के सेशन में हमारा इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।